वो है रिलेटेड टू द रेशियो एनालिसिस। तो हमने बात करी थी किसके बारे में, हमने लास्ट वीडियो में भी रेशियो एनालिसिस के बारे में ही हम टॉपिक को सॉल्व कर रहे थे, एंड उसी से रिलेटेड जो एक केस स्टडी है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू बेसिकली कवर द केस स्टडी बेस्ड अपॉन द रेशियो एनालिसिस ओवर हियर। तो जल्दी से जल्दी काइंडली प्लीज आपको सेग्रीगेशन बतानी है नंबर वाइज कि ये जो डाटा है बेसिकली वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, राइट। तो आप उसके बारे में बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। जैसे कि अगर इफ वी टॉक अबाउट द अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म जो लोन है, आपका अनसिक्योर्ड लोन है लॉन्ग टर्म के लिए, दिस वुड बी व्हाट टाइप ऑफ पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी। ये कौन सी एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी, क्योंकि ये लोन है और लॉन्ग टर्म के लिए है। सो दिस विल बी योर LTL, यानी कि दिस विल बी द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रहेगा, राइट। गुडविल की कौन सी कैटेगरी रहेगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गुडविल की कैटेगरी कौन सी रहेगी। आप फटाफट से बताइएगा, नंबरिंग साथ में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मिक्सअप ना हो जाए। तो काइंडली डू मेंशन कि क्या यहाँ पर गुडविल कौन सी कैटेगरी में रहेगा। आई टोल्ड यू अबाउट कि गुडविल जो होता है वो एक एसेट होता है, एंड कौन से तरह का एसेट है वो आप जल्दी से बताइएगा। विच टाइप ऑफ एसेट इज द गुडविल, तो जो गुडविल है वो कौन सी तरह का एसेट है, विच टाइप ऑफ एसेट इज द गुडविल। So goodwill is intangible asset. It is intangible asset, right? What about the sundry debtors? Sundry debtors क्या होते हैं? What are the sundry debtors? Debtors होते हैं जिन्होंने आपको पैसा वापस करना है, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं, एसेट होते हैं, आपके एसेट होते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ एसेट, दीज आर योर करंट एसेट्स, ये आपके करंट एसेट्स हैं। देन प्लांट एंड मशीनरी, काइंडली बताइएगा प्लांट एंड मशीनरी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। दिस बिलोंग्स टू द फिक्स्ड एसेट कैटेगरी, ये फिक्स्ड एसेट कैटेगरी को बिलोंग करता है प्लांट एंड मशीनरी। बिल्स पेएबल, जो बिल आप पे कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी है, एसेट है कि लाइबिलिटी है। पेएबल क्या होते हैं, पेएबल आर द लाइबिलिटीज, और बिल पेएबल जो होते हैं दीज आर योर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, या सिंपली वी कैन से करेंट लाइबिलिटीज। दीज आर योर करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। जैसे बिल रिसीवेबल्स हैं वो आपके करंट एसेट होते हैं, उसी तरह से बिल पेएबल जो है दोज आर द करंट लाइबिलिटीज। ओके, फिर बात आती है रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व्स इज अ कंपोनेंट रिलेटेड टू द नेटवर्थ, ये नेटवर्थ के साथ एसोसिएटेड होता है। रिजर्व्स, सरप्लस, कैपिटल, दीज ऑल आर रिलेटेड टू नेटवर्थ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपने जिन लोगों के पैसे देने शॉर्ट टर्म में वो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, दीज आर कंपोनेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। व्हाट अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की कैटेगरी कौन सी है। आई वांट कि आप सभी रिस्पॉन्स जरूर दे, जरूर एक रिस्पॉन्स दे जब भी आप पर्टिकुलरली इस वीडियो को गो थ्रू कर रहे हैं, तो काइंडली रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा सेशन के थ्रू। ओके, so plant and machinery, land and building is basically related to the fixed asset category, ये fixed asset category से belong करते हैं। What about CC limit, जो CC limit होती है वो short term basis पर होती है, that is actually on the short term basis, ठीक है। तो वो short term basis के ऊपर होती है, so that will be what, जो short term basis पर रहेगी आपके पास, that will be what, that will be your करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। दिस इज द कंपोनेंट रिलेटेड टू द करंट लाइबिलिटी, राइट, वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो द लाइव क्लास इज ऑन, इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड सो फार जल्दी से यूट्यूब पर लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए फॉर द JAIIB, राइट। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द कंपोनेंट रिलेटेड टू द करंट एसेट्स, बेसिकली वो एसेट्स विच आर प्रीपेड, ऑलरेडी पेड, वो एक्सपेंसेस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। वी से देम टू बी द प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। तो वो करंट एसेट की कैटेगरी में। स्टॉक आपका कौन सी कैटेगरी में आता है,
स्टॉक बेसिकली बिलोंग्स टू व्हाट कैटेगरी, एसेट है कि लाइबिलिटी है? स्टॉक इज एन एसेट और ये करेंट एसेट में आता है। वी डिस्कस ना कि जो स्टॉक है वो क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, बट ये करेंट एसेट का पार्ट है, बट इज द कंपोनेंट ऑफ द करेंट एसेट्स। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस जो पहले ही हो चुके हैं, कंपनी खुलने से पहले कुछ एक एक्सपेंसेस होते हैं, उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, दीज आर व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस? दीज आर द इनटेंजिबल एक्सपेंसेस, क्योंकि पहले ही हो चुके हैं बट एसेट का कंपोनेंट है, तो दीज आर योर इनटेंजिबल एसेट्स। शेयर्ड कैपिटल, जो शेयर्ड कैपिटल होती है वो कौन सा कंपोनेंट होती है? लाइक वी टॉक्ड अबाउट द रिजर्व्स, ठीक है, सरप्लस। जो शेयर्ड कैपिटल है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द नेटवर्थ, नेटवर्थ का कंपोनेंट बनती है शेयर्ड कैपिटल। एंड व्हाट अबाउट द कैश इन हैंड? कैश इन हैंड एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगी? कैश इन हैंड वुड बी द एसेट और द लाइबिलिटी, इट वुड बी द एसेट। कौन सा एसेट होता है? ये करेंट एसेट होता है, दिस इज द करेंट एसेट। प्रोविजंस एंड एक्सपेंसेस, जो प्रोविजन निकालते हो आप एक्सपेंसेस के लिए, व्हाट इट इज? जो प्रोविजन निकाली जाती है व्हाट इट इज? इट इज योर करेंट लाइबिलिटी, बिकॉज जो आपकी प्रोविजन होती है दैट इज व्हाट? दैट इज योर करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो वो करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है। मशीनरी, मशीनरी आपका एसेट का कंपोनेंट होती है। कौन सा एसेट? बिकॉज मशीनरी का इस्तेमाल आप लंबे समय के लिए करते हैं, सो इट इज व्हाट? इट इज योर फिक्स्ड एसेट। मशीनरी इज योर फिक्स्ड एसेट अनटिल और अनलेस आप मशीन्स को सेल करने का काम नहीं करते हैं, मशीनरी इज योर करेंट एसेट, सॉरी फिक्स्ड एसेट, राइट। और अगर मशीन बेचने का काम करेंगे फिर क्या होगा? इन दैट सिनेरियो इट विल बी योर करेंट एसेट, स्टॉक माना जाएगा वो, राइट। अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, what are unquoted investment? I told you in the last video also, अनकोटेड इन्वेस्टमेंट होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, सो वी कंसीडर देम टू बी द कंपोनेंट ऑफ द नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट का पार्ट मानते हैं। टर्म लोन्स इंक्लूडिंग द इंस्टॉलमेंट्स, टर्म लोन यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं टर्म लोन जनरली, राइट, तो वो एलटीएल यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का कंपोनेंट माने जाएंगे। Those will be considered to be the component of the long term liability. Security deposit क्या होता है? What is security deposit? Security deposit का component जो होता है that is actually वो आपको पता नहीं कब रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली क्या रहेगा वो? that is particularly an asset or liability, that is security deposit जो आपने किया हुआ है, that is your non current asset, क्योंकि आपको नहीं पता कब वापस मिलेगा वो, तो that is your non current asset. इफ यू हैव डिपॉजिटेड सम अमाउंट तो वो आपका नॉन करेंट एसेट का कंपोनेंट बन जाएगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स? ये भी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं ताकि कंपनी को पैसा मिल पाए, सो दीज आर आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये भी आपके पास एलटीएल यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पार्ट बनेंगे, राइट। तो फटाफट से आपको बताता हूं, जो अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म है ये एलटीएल यानी कि लॉन्ग टर्म आपके सोर्सेज हैं। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, सन्ड्री डेटर्स आर द करंट एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट, बिल पेएबल इज अ करंट लाइबिलिटी, reserve is related to net worth, sundry creditor is actually related to the current liability, land and building is fixed asset, CC is current liability, prepaid expenses is current asset, stock is current asset, preliminary expenses are the intangible asset, shared capital is the net worth, cash in hand is the current asset, provision for expenses is current liability, machinery is the fixed asset, unquoted investments are the non-current assets, term loans are long-term liability, fixed deposit is non-current asset, bond debenture is long-term liability, right? So these are the classification. So these are the classifications we have read so far. कुछ एक आइटम्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दी गई हैं, लाइक सेल्स, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, डेप्रिसिएशन, दीज आर गिवन। फर्दर आपको प्रोवाइड किया गया है इंस्टॉलमेंट पर मंथ, दैट इज आल्सो गिवन टू यू, राइट। सो दिस डाटा इज गिवन टू यू। अब इसके बेस पर हमने क्या किया, हमने एक बैलेंस शीट रेडी कर ली, बिकॉज डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे। सो नाउ वी आर हैविंग अ बैलेंस शीट जिसमें नेटवर्थ, लाइबिलिटीज एक साइड पर लिखी हुई है, आपके पास लाइबिलिटीज जो है वो एक साइड पर है। लाइबिलिटीज की क्या कंपोजिशन है?
नेटवर्थ वी आर हैविंग द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वी आर हैविंग द करेंट लाइबिलिटीज। एंड इसी तरह से अगर हम एसेट की बात करते हैं, वी आर हैविंग द फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स एंड द इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो ये सब चीजों को हमने यहाँ पर एक पैटर्न से लिख लिया है, जो जो हमने ऊपर नंबरिंग देखी थी, जैसे कि आपके पास नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है एंड फर्दर हमारे पास अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स हैं। अदर देन डेट कोई नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो नंबर थे 17 एंड 19 वी हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में हमने यहाँ पर लिख दिए, राइट। सेम वे में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट थे हमने वो वैल्यूज को अलग अलग जगह पर लिख दिया, एंड आपके पास टोटल जो साइड थी, यानी कि टोटल ऑफ दी लाइबिलिटीज बिकम इक्वल टू द टोटल ऑफ दी एसेट्स। तो टोटल लाइबिलिटीज जो हैं वो भी बन रही हैं 1000 एंड टोटल एसेट जो हैं वो भी बन रहे हैं 1000। तो वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर। क्लियर है ये चीज? यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? सो दीज आर द एक्चुअली डिफरेंट थिंग्स बेसिकली जो आपको डाटा दिया गया था। अब रियल गेम उसके बाद शुरू होती है। देखो आपको एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इट कुड बी द केस आपको कुछ एक कंपोनेंट दिए गए हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट वन सिंपल रेशियो। बट मैंने क्या किया, मैंने सभी डिफरेंट कंपोनेंट्स को ले लिया एंड नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी रेशियो, ठीक है। हर एक रेशियो को कैलकुलेट करने वाले हैं, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, राइट। जैसे कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, बाइफर्केशन कर ली। अब आपके पास अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में वी आर हैविंग द नेटवर्थ। जो नेटवर्थ है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं वो आपके पास कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का कंपोनेंट क्या है, 80 प्लस 200 प्लस 120। तो हम यहां पर लिख लेंगे 80 प्लस 100 प्लस 120, ठीक है। तो ये कंपोनेंट मेरे पास बन गया कौन सा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का। बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली यहां पर पता होना चाहिए कि टोटल क्या बन रहा है, राइट। तो ये आपके पास बन गया 80 प्लस 100 प्लस 200 और 120। लेट्स सी, इट इज 200 प्लस 120, इट इज 200 एंड 120, राइट। तो ये मेरे पास टोटल इसका बन गया है 400 के इक्वल। करेंट लाइबिलिटीज का टोटल कितना बन रहा है, करेंट लाइबिलिटीज 20 प्लस 20 दैट इज 40, 40 प्लस 120 इज इक्वल टू 160 एंड 160 प्लस 140 इज इक्वल टू 300। तो करंट लाइबिलिटी जो है वो हमारे पास टोटल बन रहा है 300 का। आउटसाइड लाइबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय आउटसाइड लाइबिलिटी? आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब होता है चाहे हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ली है चाहे हमने करंट लाइबिलिटी ली है, उसका सम टोटल जो बनेगा दैट विल बी द आउटसाइड लाइबिलिटी। वो हमारे पास आउटसाइड लाइबिलिटी बन जाएगा। सो एलटीएल जो है वो है हमारे पास 400 प्लस जो हमारे पास सीटीएल है दैट इज बेसिकली सीएल जो है दैट इज 300। सो सम टोटल हमारे पास बन गया है 700। सो दिस इज 700 ओवर हियर, जो मेरे पास आउटसाइड लाइबिलिटी है। नेटवर्थ जो होती है दैट इज रिजर्व्स, सरप्लस एंड जो आपके पास कैपिटल है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो है दैट इज योर नेटवर्थ, राइट। सो दिस इज 300। सो नेटवर्थ का जो टोटल हमारे पास अमाउंट है वो 300 के इक्वलेंट है, राइट। देन इट इज रिलेटेड टू द इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स हमारा एसेट का पार्ट है, 30 प्लस 20 दैट इज 50। तो ये हमारे पास 50 है कंपोनेंट। इफ वी टॉक अबाउट द टेंजिबल नेटवर्थ, इट मींस नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल एसेट्स। अब नेटवर्थ कितनी है, 300 है, उसमें से 50 माइनस कर दिया तो ये 250 हमारे पास बन गया टेंजिबल नेटवर्थ, राइट। Sometimes they do ask like this thing, short term sources. What do you mean by short term sources? Sources किनको कहते हैं हम, एसेट और लाइबिलिटी? काइंडली जल्दी से बताइएगा। जो सोर्सेज होते हैं एसेट होते हैं वो, या फिर लाइबिलिटीज होती हैं, व्हाट आर दोज? सोर्सेज आर द एसेट्स और दोज आर द लाइबिलिटीज। काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से बताइएगा। दोज आर योर लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज होती हैं दोज आर द सोर्सेज, राइट। सो यहां पर हम करेंट लाइबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द करेंट लाइबिलिटी। अगेन दिस इज 300, राइट। लॉन्ग टर्म सोर्सेज, जो लंबे समय के सोर्सेज होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म सोर्सेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलटीएल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। बट इसमें मेरे पास जो नेटवर्थ है
वो भी शामिल रहेगी, क्योंकि वो भी लंबे समय का पैसा होता है जो आपके पास मौजूद है इस्तेमाल करने के लिए। नेटवर्थ इज आल्सो द लॉन्ग टर्म सोर्स। देखो अदरवाइज हम क्लासिफिकेशन करें तो लाइबिलिटी इज बेसिकली समथिंग जिसको पे ऑफ वापस करना पड़ेगा, राइट? जिसको वापस करना ही करना है। जो अपना पैसा वो तो अपने पास अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स में लाइबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी समथिंग रिलेटेड टू टर्म लोन, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा, वो होता है, राइट? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो हम यहां पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एज वेल एज जो आपके पास नेटवर्थ है, दोनों को कंसीडर करते हैं। सो इट इज 400 प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 700. So 700 it will be. So 700 it will be. Then it's related to the long term uses. Uses means we are talking about the assets. हम एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म यूजेस, राइट? सो लॉन्ग टर्म यूजेस में क्या क्या चीजें आएंगी? जो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास लॉन्ग टर्म यूजेस हैं, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट का कंपोनेंट आपके पास, यानी कि 100 प्लस 250 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 400। एंड फर्दर आपके पास कितना पाउंड बन जाएगा? 500, राइट? तो मेरे अगर अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं रिलेटेड टू कि मेरे पास लॉन्ग टर्म यूजेस की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो मेरे पास यहां पर फिक्स्ड एसेट्स आ गए, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का जो सम टोटल है दैट इज एक्चुअली इक्वलेंट टू व्हाट? 100 प्लस 150 इज इक्वल टू 250, 250 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 500, ये बन गया। और साथ में जो मेरे पास नॉन करेंट एसेट्स हैं वो भी तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, वो भी इसका कंपोनेंट बन गए। जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो भी तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, वो भी इसका कंपोनेंट बन गए। तो ये मेरे पास क्या है? दीज आर द लॉन्ग टर्म यूजेस, दीज आर द लॉन्ग टर्म यूजेस। सो ये सम टोटल मेरे पास कितना बन जाएगा? दैट विल बेसिकली बिकम इक्वल टू द 600। ये टोटल मेरे पास सम जो बन गया दैट बिकम इक्वल टू 600 ओवर हियर, राइट? फिर बात आती है रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल, एंड यहां पर लिखा गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एसेट्स। When we are talking about the net working capital, it means current assets minus the current liabilities, ठीक है? तो current assets कितने हैं मेरे पास? What is the amount of the current assets? Let's have a look over here. तो current assets हैं हमारे पास 20 प्लस 160 प्लस 200 प्लस 20, यानी कि 400। जो करंट एसेट्स हैं 2400, ठीक है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज एक्चुअली इक्वल टू 400, ये 400 की इक्वल हो जाएगी। This will be equal to 400, right? And what about the net working capital? It means current assets minus the current liabilities. Current asset is 400, current liability is 300. So difference is 100. So the net working capital is 100. Net working capital का मतलब क्या होता है? What is the main point related to net working capital? Net working capital मतलब वो पैसा है जो आपके पास फिलहाल के लिए अवेलेबल है toward your day to day expenses, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए होता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल वही होता है, राइट? एंड व्हाट डू मीन बाय क्विक एसेट्स? क्विक एसेट का मतलब होता है कौन कौन से कंपोनेंट शामिल नहीं करेंगे। यहां पर देखो करंट एसेट है, करंट एसेट में जो मेरे पास कैश है दैट इज कंपोनेंट ऑफ क्विक एसेट। सन्ड्री डेप्टर भी क्विक एसेट का पार्ट है, लेकिन ये जो कंपोनेंट है स्टॉक्स एंड फर्दर जो मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये क्विक एसेट का कंपोनेंट नहीं है। दीज टू आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ द क्विक एसेट्स। तो 20 प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 180। तो 180 जो है दैट इज द कंपोनेंट रिलेटेड टू व्हाट? क्विक एसेट ओवर हियर। अच्छा, शॉर्ट टर्म यूजेस किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट टर्म यूजेस? जो करंट एसेट्स होते हैं उन्हीं को शॉर्ट टर्म यूजेस कहा जाता है, यानी कि जो 400 के इक्विवेलेंट है। करंट एसेट हमने ऊपर भी लिखे थे 400, राइट? करंट एसेट्स अगेन ये किसके इक्विवेलेंट है? दैट इज इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन जो है हमने वो कर ली थी, बाइफर्केशन हमने कर ली है, एंड उसके हिसाब से जो वैल्यूज हैं वो हमने यहां पर लिख दी हैं। अगर यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एक लाइक तो डिजर्व करती है वीडियो। अगर यहां तक के सभी कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, राइट? तो लाइक तो टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। Now after that it's related to we are to calculate these ratios. Formulas आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहां पर लिखे हैं so that रिवीजन हो जाए। मेन पर्पस क्या था इस केस स्टडी का? वी वांट टू रिवाइज द थिंग्स, ताकि ऐसा ना हो
रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रह ना जाए, राइट। तो करंट रेशियो इज एक्चुअली इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट जो आपके पास है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 400 एंड डिवाइडेड बाय 300, जो आपके पास करंट लायबिलिटीज हैं वो आपके पास 300 के इक्विवेलेंट है। सो 400 डिवाइड बाय 300 दैट इज इक्वल टू 1.33 इंस टू 1। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज 1.33 इंस टू 1 फॉर द करंट रेशियो। फॉर द क्विक रेशियो इट इज क्विक एसेट डिवाइडेड बाय द क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स आपके हैं 180, ठीक है। ये वाली वैल्यू देखो, ये क्विक एसेट की वैल्यू है 180 और करेंट लाइबिलिटीज होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। सो इट इज 180 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। तो हमारे पास जो क्विक एसेट की वैल्यू है दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज 0.6, 0.6 into 1. This is the ratio for the quick ratio. Net working capital, current asset minus current liability. Already we have calculated net working capital. It is 400 minus 300. That is equal to 100. This is your net working capital. This is your net working capital, right? Further, it's related to DER. That is a debt equity ratio. Then it is related to the DER, that is a debt equity ratio. Formula is quite simple, long term liability divided by the tangible net worth. And हमने दोनों components calculate किए थे. Look at here, long term liability it is 400 and tangible net worth it's basically 250. So 400 divided by 250 it is. So answer will be 400 divided by 250. Easily calculate कर सकते हैं। अब अगला जो आपको आंसर है वो खुद निकालना है, that is related to PAT, that is DSCR, debt service coverage ratio. You will be calculating at your own end and do let me know what is the answer. आंसर जरूर बताना, साथ में कैलकुलेट कीजिएगा एंड डू लेट मी नो व्हाट आंसर यू गॉट। मैं यहाँ पर सभी फिगर्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सो हेयर द डाटा विच इज गिवन फॉर द DSCR कैलकुलेशन। सारा डाटा आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा DSCR से रिलेटेड। इफ यू स्टिल हैविंग द फॉर्मूला इशू, फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन plus installment interest, right, and divided by total installment, annual installment, right. This is a formula related to it. So kindly do calculate at the earliest and do let me know what will be the answer. Do calculate it at the earliest and also do let me know the answer about it, right. So it is very much easier to calculate. जल्दी से कैलकुलेट करेंगे एंड साथ के साथ बताएंगे कि क्या आंसर यहां पर आपने कैलकुलेट किया है। आई एम गिविंग यू 10 to 20 seconds over here so that you can all be participating and further can be calculating the answers, right. So what will be the answer? जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है। व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर? जल्दी से जल्दी बताइएगा व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर। So here we are having the data with us. We are having the DSCR. We are to calculate. Profit is given to be what? Net profit is given to be 50. It is given to be 50. And what is depreciation given? 20. What is the interest given? Interest on term loan is given to be 30. It is given to be 30 over here and divided by total installment. See, installment per month is 4. So total installment will be 4 into 12. 4 into 12 that is 48, right? So easily यहाँ से हम calculation कर सकते हैं, yes or no? If we are to calculate the DSCR, that is debt service coverage ratio, किसके लिए यूज होता है DSCR? So as to find out कि क्या जो फर्म है वो अपनी लोन ऑब्लिगेशन को फुली रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, राइट, उसके रिलेटेड है। सो 50 plus 20 plus 30 that is 100 divided by 48, so it is 2.083. So answer is
2.083. So this is the DSCR calculation. This is the DSCR calculation, that is debt service coverage ratio calculation over here, right? Debt service coverage ratio calculation over here, that is 2.083. यहां तक क्लियर हो गया? DSCR की वैल्यू जो है वो यहां तक क्लियर हो गई है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हमने की है, एंड आई डिड इट जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर ध्यान नहीं देना था। सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज अ मिस्टेक। देखो, इंस्टॉलमेंट पर मंथ दी गई है, बट दिस इज नॉट टोटल इंस्टॉलमेंट, ठीक है? टोटल इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं है, जस्ट इंस्टॉलमेंट गिवन है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी आर आल्सो टू ऐड अप द इंटरेस्ट कंपोनेंट टू इट। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था वो भी ऐड अप करना होता है, राइट? तो यहां पर देखो क्या चीज रहेगी, इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 78, राइट? तो ये 100 डिवाइडेड बाय 78 होगा, राइट? तो यहां पर कैलकुलेशन उसके हिसाब से करेंगे, 100 डिवाइड बाय 78, दैट इज इक्वल टू 1.28। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा, आंसर विल बी इक्वल टू 1.28। क्लियर है चीज? ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया, राइट? सो यहां पर देखिएगा, आंसर मैं लिख देता हूं। सो रिलेटेड टू द DSCR जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है, इट इज 1.28। तो इज 1.28 बेटर? क्या 1.28 जो है वो अच्छी रेशो है यहां पर? काइंडली जल्दी से बताइएगा, क्या 1.28 जो है, इज इट अ गुड रेशो? नो, दिस इज नॉट अ गुड रेशो, ज्यादा अच्छी नहीं। आइडियल रेशो क्या? आइडियल रेशो इज 2:1। आइडियल रेशो इज 2:1, राइट? अच्छा, उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जितनी ज्यादा हो उतनी बेटर है। इट टेल्स अस कि कितना एफिशिएंटली हम अपना स्टॉक मैनेज कर रहे हैं, राइट? यही होता है। सेल्स की वैल्यू कितनी दी है एंड स्टॉक कितना दिया हुआ है? देखो, सेल्स जो है वो आपको ऊपर क्वेश्चन में दी गई है अलग से, दोज आर गिवन टू बी 1000। जो सेल्स है वो 1000 गिवन है, एंड स्टॉक की वैल्यू यहां पर करंट एसेट में गिवन है, राइट? दैट इज 200। तो 1000 डिवाइडेड बाय 200, सो इट इज 1000 divided by 200, that is equal to 5. And what about the debtor turnover ratio? कितनी जल्दी हमारे जो डेटर्स है उनका पैसा वापस हमारे पास आ रहा है, दैट इज द डेप्टर टर्नओवर रेशियो। उसी को डेप्टर टर्नओवर रेशियो कहा जाता है। व्हाट इज द आंसर? सेल्स कितनी है? 1000 है। अच्छा, सन्ड्री डेप्टर कहां से पता लगेंगे? करंट एसेट है ना सन्ड्री डेप्टर, तो वहीं से पता लग जाएंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट ओवर हियर। यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर्स का अमाउंट कितना दिया गया? दिस गिवन टू बी 160। तो यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 160, दैट इज इक्वल टू 6.25। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 6.25 आ रहा है, राइट? फिर बात आती है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द सेल्स। नेट प्रॉफिट कितना दिया गया था? 50 दिया गया था। सो 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 5%। 5% आ रहा है। एंड व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी? रिटर्न ऑन इक्विटी इज बेसिकली कि जो पैसा आपका अपना लगा हुआ है। देखिए, एक होता है ROI जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, वो अलग चीज है, दैट इज सेपरेट थिंग, राइट? और ROE इज डिफरेंट। ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स कि जो हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है, यानी कि जो कैपिटल है, सरप्लस है, प्रॉफिट है, ठीक है, रिटेन प्रॉफिट है, अर्निंग्स होती है जो, वो उसके रिलेटेड होता है, ठीक है? तो यहां पर क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द टेंजिबल नेटवर्थ। नेट प्रॉफिट इज 50 एंड टेंजिबल नेटवर्थ हमने कैलकुलेट करी थी यहां पर, दैट इज 250। सो 50 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। तो यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट की, इट केम आउट टू बी 20%। इट केम आउट टू बी 20% ओवर हियर, राइट? यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? काइंडली प्लीज डू कंफर्म, जल्दी से यस लिख करके कंफर्म कर दीजिए अगर यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो। इफ यू आर क्लियर विद द पॉइंट सो फार, काइंडली डू राइट यस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली कवर द अनदर यूनिट फ्रॉम द मॉड्यूल सी। ठीक है, तो मॉड्यूल सी से ही रिलेटेड जो है एक और यूनिट को अब हम कवर करने वाले हैं, एंड दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
देखो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। लेट्स से यहाँ पर कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कामकाज करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो लेट्स से कंपनी ने इक्विटी के थ्रू पैसा उठाया, प्रेफरेंस शेयर्स इशू के उसके थ्रू पैसा आ गया, यानी कि ये तो कंपनी के पार्ट ओनर्स हो गए जिन्होंने पैसा दिया कंपनी को, राइट। इसके अलावा कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लोन ले लिया, टर्म लोन ले लिया बैंक से, सीसी लिमिट ले ली, ओवरड्राफ्ट ले लिया बैंक से, कंपनी ने कमर्शियल पेपर इशू कर दिया, उसके बदले में पैसा आ गया, कंपनी ने बॉन्ड्स को इशू कर दिया या डिबेंचर्स जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उनको इशू कर दिया बेसिकली, ठीक है, ताकि कंपनी के पास पैसा आ जाए। सो दीज आर द डिफरेंट अवेन्यूज थ्रू विच कंपनी कैन जनरेट द मनी। अब इस पे कंपोजिशन बेसिकली क्या है, कंपोजिशन है कि एक तरफ है इक्विटी जो अपना पैसा है, दूसरी तरफ है डेप्ट, तो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द डेप्ट कंपोनेंट, एंड एक तरफ मेरे पास है इक्विटी कंपोनेंट। अब इनका जो परसेंटेज रहता है दैट इज सेट टू बी व्हाट, उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, वी से टू बी कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि डेप्ट की रेशियो कितनी है और इक्विटी की रेशियो कितनी है। अब वो कैसे इंपैक्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी को, वो चीज मेनली समझने वाली है, उसके बारे में हम इन डिटेल बात यहां पर करने वाले हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में थ्योरी का पार्ट भी होता रहेगा, सो आपको काफी चीजें क्लियर होती रहेंगी। शुरू के 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिक के लिए हैं, सो काइंडली प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट इट। अ फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ 500 लाख, ठीक है, तो टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स से यूज किया 500 लाख के, और कंप्राइजिंग 200 लाख इक्विटी, 200 लाख अपने थे और 300 लाख का लोन था। व्हाट इज द डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है कंपनी के लिए, देखो कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डीईआर, जो हमने पहले पढ़ा। डीईआर के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है सिंपल जो आपको डेफिनेशन पर लग रहा है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, कि डेप्ट कितना है इक्विटी कितना है। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े थे दो हमने, इनके थ्रू हमने कैलकुलेशन करी भी थी लास्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर डेप्ट कितना कंपोनेंट है, डेप्ट दिया गया 300 का और इक्विटी कितनी है 200 की, तो यहाँ पर डेप्ट की कंपोजिशन कितनी है 1.5 डीईआर है, एंड ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन बी हमारे पास हमारा आंसर मिल गया है, ठीक है, ये हमें एक इक्विटी के बारे में पता लगा, कंपोजिशन के बारे में पता लगा। फर्दर, बेस्ड ऑन द कैपिटल रेज्ड बाय द फर्म व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोजिशन। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है, इफ आई से 500 जो है दैट इज द 100%, ये तो टोटल कैपिटल है ना 100%। अब इसमें से कैपिटल की परसेंटेज क्या है, 200 जो है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर इक्विटी, कितने में से 500 में से, तो इसकी प्रोपोर्शन कितनी हुई 200, एंड फर्दर उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 40% होगी, तो इक्विटी की कंपोजिशन जो है वो 40% की है। अब इक्विटी 40% है तो आपके पास डेप्ट कितना होगा, डेप्ट विल बी 60%, राइट। तो यहां से कंपोजिशन इस तरह से निकाली जाती है। मुझे पता है कि इसमें से इतना पार्ट जो है वो मेरे खुद के पैसे हैं, बाकी मैंने लोन लिया है, तो मैं कंपोजिशन इजिली निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर भी हमने वही किया, यहां पर वी कैलकुलेटेड कि डेप्ट की जो है 60% कंपोजिशन है और 40% जो है वो इक्विटी की कंपोजिशन यहां पर है। फिर बात आती है रिलेटेड टू इफ द फर्म वांट्स टू शिफ्ट टू एन इक्वल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 50-50, अगर फर्म चाहती है कि हम इक्वल कैपिटल स्ट्रक्चर पर आ जाए कि जितना डेप्ट है उतना ही इक्विटी हो, ठीक है, तो वाइल कीपिंग द फंड सेम, यानी कि टोटल फंड्स हमने 500 लाख ही रखने हैं, उसको कोई चेंज नहीं करना। हाउ मच इक्विटी इट शुड रेज, तो कितनी इक्विटी रेज करेंगे, पहले जो इक्विटी थी वो 200 की थी, अब इनको इक्विटी जो है वो 50 की और रेज करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल इनको 250 की करनी पड़ेगी। अगर इक्वल करना है तो 500 का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कितना आ गया 250 आ गया, तो यहां पर आंसर कितना बनेगा ऑप्शन ए। मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक्स को बढ़ाने के लिए है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आएंगे इतने इजी, राइट। चलो अब आगे देखो, व्हाट डज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिकेट इन जनरल। अगर एक हायर प्रोपोर्शन रहती है डेप्ट कैपिटल की कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वो क्या इन जनरल इंडिकेट करती है, क्या चीज समझ में आती है। अगर मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, खुद के पैसे लगाए 10 रुपए, मार्केट से उठा लिए 50 रुपए, तो वो क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है, व्हाट डज इट सिग्निफाई। उस चीज से मेजरली क्या चीज पता लग रही है हमें, कि भाई आप कर्जे में डूबे हुए हो और डेफिनेटली आपके ऊपर लेवरेज काफी ज्यादा है, फाइनेंशियल लेवरेज काफी ज्यादा हो गई है। सो हाई डेप्ट बेसिकली लेट अस नो अबाउट द फाइनेंशियल लेवरेज,
ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताता है, फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बताता है। एंड ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई, हाई फाइनेंशियल लेवरेज मींस हायर रिस्क, और ये हमने किसके थ्रू डेफिनेशन समझी थी, वी बेसिकली गेट टू नो दिस डेफिनेशन फ्रॉम द DER, हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो से ये चीज को समझा था, राइट, कि अगर DER ज्यादा है तो फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है, फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो इट मींस हायर फाइनेंशियल लेवरेज एंड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगे, फिक्स्ड खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, राइट। नाउ another one related to it, which of the following advantages in general associated with high debt financing, अगर बहुत ज़्यादा आप ब्याज पर पैसा लेकर के काम कर रहे हो तो उसके फायदे क्या हैं, इंक्रीज ऑनरशिप डाइल्यूशन, टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, नो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन, डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ बैंकरप्सी। देखो ना तो बैंकरप्सी का रिस्क कम होता है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन तो डेफिनेटली रहेंगी क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है, एंड टैक्स शील्ड आपको जरूर मिलती है, ठीक है। टैक्स शील्ड जो होती है वो आपको जरूर मिलती है क्योंकि आप इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस शोकेस कर सकते हो, जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो उसको आप एज अ एक्सपेंस शोकेस कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंक्रीज्ड ओनरशिप डाइल्यूशन, वो तो इक्विटी को इंक्रीज करने से होती है, अगर मैं इक्विटी इंक्रीज करता हूं तो मेरी डाइल्यूशन बढ़ती है, बल्कि मेरा मतलब कंट्रोल जो होता है वो कम होता है, ठीक है। वो दिक्कत तब आती है, नॉट इन द केस ऑफ द डेप्ट कंपोनेंट, डेप्ट कंपोनेंट के केस में बल्कि आपकी खुद की ऑनरशिप जो होती है वो बनी रहती है, राइट। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू व्हाट डू यू मीन बाय लेवरेजिंग, लेवरेजिंग क्या मतलब होता है आपका, हाईली लेवरेज का क्या मतलब है, एंड साथ ही साथ इफ वी टॉक अबाउट कि लोअर लेवरेजिंग है तो उसका क्या मतलब होता है, वी बेसिकली नीड टू क्लियर द डाउट्स ओवर हियर, ठीक है। तो उस चीज को हमने क्या करना है यहाँ पर, क्लियर आउट करना है कि कौन सी लेवरेज का क्या मीनिंग यहाँ पर होता है, लेट्स बेसिकली क्लियर द डाउट्स ओवर हियर, राइट। ये चीज को समझना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि देखो मेनली क्या है कि सारे के सारे कंसेप्ट है, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो डेफिनेटली क्वेश्चन कैसा सा भी आ जाए आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझते हैं रिलेटेड कि आपके पास हाईली लेवरेज का क्या मीनिंग होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाईली लेवरेज। हाईली लेवरेज का मतलब होता है कि आपने जो डेप्ट कैपिटल पिक की हुई है वो काफी ज्यादा है, सो इट मींस व्हाट, हाईली लेवरेज मींस कि डेप्ट कैपिटल जो है वो हाई अमाउंट का है, ज्यादा अमाउंट का है, एंड इसको हाईली लेवरेज या हाईली गेयर्ड भी कहा जाता है। फिर लो लेवरेज का क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय लो लेवरेज। लो लेवरेज का मतलब होता है कि डेप्ट कैपिटल इज लो, यानी कि आपका खुद का पैसा ज्यादा लगा हुआ है और डेप्ट कैपिटल जो है वो यहां पर कम है, और इसको लो लेवरेज या फिर लो गियर्ड फर्म कहा जाता है, लो लेवरेज और लो गियर्ड फर्म के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, कौन से कंपोनेंट है बेसिकली जो इंपैक्ट करते हैं, किस चीज को इंपैक्ट करते हैं, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, कौन से कंपोनेंट है। जो सबसे पहला कंपोनेंट है ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ध्यान देंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में जो चीजें चल रही हैं कि कंट्री में लैंडिंग पॉलिसीज क्या हैं, उनके नॉर्म्स क्या हैं, उसके बेस पर, जैसे मान लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं जो रिस्ट्रिक्ट करे बैंक को कि वो प्रोजेक्ट कॉस्ट के 70% से ज्यादा लोन नहीं देंगी, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट कि कंपनी उससे ज्यादा लोन तो ले ही नहीं पाएगी, ठीक है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो ये नॉर्म्स होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में चल रहे हैं, ये इंपैक्ट डालते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। दूसरा है डिग्री ऑफ कंट्रोल। आपने शार्क टैंक देखा है, शार्क टैंक में कई कंपनीज होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप 50% दे दो हमें, 60% दे दो, तो वो कहते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो 50% या 60% शेयर दे देंगे तो उनकी जो कंट्रोल पावर है कंपनी के ऊपर वो काफी रिड्यूस हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, राइट। तो उनका अपना जो वोटिंग राइट है उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते होते वो, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी कई लोग नहीं चाहते कि उनकी कंपनी के ऊपर किसी और का हक हो, यानी कि कोई और दखल अंदाजी करे, तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलरली इक्विटी कम रखेंगे, इक्विटी अपने पास ज्यादा रखेंगे, इक्विटी से ज्यादा पैसा नहीं उठाएंगे, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू थर्ड फैक्टर, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब देखो अगर इंटरेस्ट रेट कम है डेप्ट के ऊपर तो डेफिनेटली कंपनीज पैसा ज्यादा डेप्ट के थ्रू उठाएंगी रेदर देन पर्टिकुलरली इक्विटी से, ठीक है। तो कंपनी जो है अगर मान लो आपको इक्विटी की कॉस्ट 15% है
और डेप्ट की कॉस्ट 10%, डेफिनेटली यू विल गो फॉर द डेप्ट कंपोनेंट, राइट? व्हाई विल बी यू पिकिंग फ्रॉम द इक्विटी कंपोनेंट? फिर बात आती है रिलेटेड टू साइज ऑफ द फर्म एंड इट्स बिजनेस प्लान्स। अब जो छोटी फर्म्स होती हैं या जिन्होंने की लिमिटेड एक्सपेंशन होती है, वो बेसिकली प्रेफर करती हैं डेप्ट को, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उनकी कम होती है तो वो डेप्ट कंपोनेंट को प्रेफर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ मान लो कोई बड़ी कंपनी है तो वो प्रेफर करती है कि इक्विटी के थ्रू ज्यादा पैसा पिक किया जाए। जैसे मान लो इन्फोसिस है, भारती एयरटेल है, कोई भी कंपनी है बड़ी बड़ी, तो वो इक्विटी के थ्रू ज्यादा पैसा उठाती है, राइट? नाउ लेट्स लर्न अबाउट द अप्रोचेस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कि कैपिटल स्ट्रक्चरिंग की क्या क्या अप्रोचेस हमारे पास अवेलेबल है, उसको समझते हैं। देखो, अगर मैं अप्रोच वाइज समझूं तो डेविड ड्यूरैंड की हमारे पास अप्रोचेस हैं। वन अप्रोच इज रिलेटेड टू द नेट इनकम अप्रोच, जो डेविड ड्यूरैंड ने दी है। दूसरी जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, जो वो भी डेविड ड्यूरैंड ने ही दी है। फिर एक मेरे पास अप्रोच है ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच है। तो ये अप्रोचेज है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट? सो सबसे पहले बात करने वाले हैं नेट इनकम अप्रोच। देखो, ये अप्रोच एज्यूम करती है कि जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है या फिर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो सेम रहने वाली है, इरिस्पेक्टिव कि प्रोपोर्शन क्या हो। जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगी, वो सेम रहेगी, ठीक है? तो ये इस केस में क्या है, एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो इक्विटी की कॉस्ट होगी या फिर जो डेब्ट की कॉस्ट होगी, वो सेम रहने वाली है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट इज बेसिकली प्रिज्यूम्ड, राइट? दिस इज एज्यूम्ड इन केस ऑफ द नेट इनकम अप्रोच। अब अगर मेरे पास मान लो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो मेरी कम है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, तो वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको डिक्रीज किया जा सकता है बाय द हायर डेप्ट प्रोपोर्शन। किस तरह से? मान लो ये जो अप्रोच है वो कहती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहने वाली है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, इरिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन कितनी भी हो। चाहे आप इक्विटी का 90% कंपोनेंट ले लो और डेप्ट 10% ले लो, चाहे आप डेप्ट का 80% कंपोनेंट ले लो, 20% इक्विटी ले लो, वो कह रहा है कि कॉस्ट जो है वो ओवरऑल सेम रहने वाली है दोनों ही सिनेरियोज में, राइट? दूसरी चीज, ये कॉस्ट कौन सी बात कर रहा है? दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस इज टॉकिंग अबाउट द WACC ओवर है, राइट? तो ये उसकी बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर मेरे पास डेप्ट की कॉस्ट कम है एंड इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा है, और अगर मैं डेप्ट का कंपोनेंट यानी कि डेप्ट की प्रोपोर्शन को बढ़ा दूं, राइट, तो उसके केस में मैं अपनी फर्म की वैल्यू को ज्यादा बढ़ा सकता हूं। समझ रहे हो चीज? बेसिक सा फंडा ये है, आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दूसरा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। और मेरे पास अगर डेप्ट की कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू डेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी, एंड उस सिनेरियो में अगर मैं जो डेप्ट का कंपोनेंट है उसको बढ़ा दूं, उसकी प्रोपोर्शन को बढ़ा दूं, तो मैं कंपनी की जो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू है उसको इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है? WACC का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, जो भी कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट एंड फर्दर उसकी प्रोपोर्शन से उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस, ठीक है? उन सभी को ऐड कर दो। जैसे मान लो यहां पर तो दो फैक्टर है, एक तो फैक्टर रखा गया डेप्ट का एंड दूसरा फैक्टर रखा गया यहां पर इक्विटी का, राइट? सो कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड उसकी प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसकी प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से, राइट? नाउ इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, यहां पर देखिएगा, कंपनी हैज 40% डेप्ट, कंपनी का 40% डेप्ट है, 60% इक्विटी है कैपिटल स्ट्रक्चर में, कॉस्ट ऑफ डेप्ट 12% की है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 18% की है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द WACC। हमने WACC को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फंडा है, इसको यूज करते हैं, राइट? इसको हम यूज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है डेट इज 12%। वो कितनी दी गई है? 12% की दी गई है। तो 12% है तो यहां पर हम इसको 12 एज इट इज लिख लेंगे, और इसकी प्रोपोर्शन कितनी है डेप्ट की? डेट इज 40%, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। सो 12 इंटू 0.40 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 18% है तो इसको 18 लिख लेंगे, एंड जो उसकी कंपोजिशन है 60%, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज इट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एंड विल बी हैविंग द आंसर। सो 12 into 0.4 that is equal to 4.8 and 18 into 0.6 that is equal to 10.8, right? तो 10.8 plus 4.8 that is equal to 15.6। तो यहां पर
जो WACC हमने कैलकुलेट किया वो किया 15.6%। इस सिनेरियो में हमने क्या कैलकुलेट किया, वी कैलकुलेटेड द WACC, हमने WACC को कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब अगर मैं कंपोजिशन ऑफ डेप्ट को इंक्रीज कर देता हूं, जो चीज मैंने ऊपर बोली उस चीज को प्रूव करते हैं। अगर मैं कंपोजिशन ऑफ डेप्ट को इंक्रीज कर देता हूं, पहले डेप्ट की कंपोजिशन कितनी थी, यहां पर रेटिंग से लिख रहा हूं, पहले ये 40% की थी। लेट से अब मैं इसको कर देता हूं 70%, ठीक है। तो WCC का नया बेसिकली क्या बन जाएगा आंसर, इट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 0.7 प्लस 18 जो है वो इक्विटी है, एंड मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना 18, एंड उसकी कंपोजिशन कितनी रहेगी अब 30% रहेगी, तो 0.3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, नाउ लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है। सो 18 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल टू 5.4, ये 5.4 हो गया, एंड 12 इंटू 0.7 दैट इज इक्वल टू 8.4। तो अब अगर यहां पर देखें हम, ठीक है, 8.4 प्लस 5.4, तो ये मेरे पास बनता है यहां पर 13.8। ये मेरे पास जो यहां पर वैल्यू बन रही है, WCC बन रहा है, वो यहां पर क्या बन रहा है 13.8 बन रहा है। अब व्हाट डज इट सिग्निफाई, देखो ध्यान से समझना। पहले मेरे पास जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो कितनी आ रही थी, 15.6% आ रही थी, राइट। अब वो एवरेज कॉस्ट जो थी वो रिड्यूस होगी, कितनी रहेगी 13.8 रहेगी, या रिड्यूस होगी। WACC क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी कि जो फर्म की वैल्यू है वो क्या होगी, इनहैंस होगी, वो इंक्रीज होगी अब, राइट। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव यूजिंग द नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। तो नेट इनकम अप्रोच यानी कि NIA अप्रोच भी इसको कहते हैं। तो एग्जाम में अगर कोई भी चीज ऐसे आती है ध्यान में रखिएगा, दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू द सेकंड अप्रोच जो है NOI अप्रोच, NOI यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये मानती है कि जो WACC है कंपनी का वो अनअफेक्टेड रहेगा, यानी कि अगर अगर आप डेप्ट की प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तो उसका WACC के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। WACC आपका हमेशा सेम ही रहने वाला है। इट विल बी इंपैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इधर उधर हो सकती है, लेकिन WACC जो है वो सेम रहेगा। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होती है ना वो ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, जो बिजनेस रिस्क कंपनी लेती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, बट वो WACC के ऊपर इंपैक्ट नहीं करती है। जो हमने नेट इनकम अप्रोच रखी थी उसमें हमने कहा कि WACC जो है वो इफेक्ट करता है, अगर वो कम होगा तो डेफिनेटली कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर वो ज्यादा है तो कंपनी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो कहता है कि जो ऑपरेटिंग इनकम है वो इंपैक्ट करेगी, प्लस जो बिजनेस रिस्क है वो इंपैक्ट करता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी होने वाली है, दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी है, राइट। और WACC जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा, वो क्या रहेगा, दैट विल बी ऑल द सेम ओवर हियर। ये चीज यहां पर कही गई है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड अप्रोच के बारे में जो कि है ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच, ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच। अब इस अप्रोच में ये कहा गया है कि अगर हम डेप्ट कैपिटल की जो प्रोपोर्शन है उसको इंक्रीज करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि लेट से पहले जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट थी वो 10% थी, ठीक है, और कंपोजिशन जो थी लेट से वो 40% की थी। अब ये कंपोजिशन 10% की जो कॉस्ट है, ये यहां पर ये कॉस्ट लिखी गई है। अब ये कॉस्ट जो है अप टू 70%, ये 10% ही है। अप टू 70% जो कॉस्ट है मान लो वो 10% की है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 71% हुई तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो थी वो 10% से 11% हो गई, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो थी वो यहां पर इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये कहा गया क्योंकि क्रेडिटर्स को जो उधार देने वाले होते हैं उनको लगता है कि कंपनी बहुत ज्यादा पैसा ले रही है, अब डेफिनेटली कंपनी डिफॉल्ट ना कर दे, काफी ज्यादा लेवरेजिंग हो गई है इस कंपनी को लेकर के, डिफॉल्ट के चांसेस बन सकते हैं इस कंपनी को लेकर के। तो एक पॉइंट तक तो जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होती है वो आपकी स्मूथ रहती है, इक्वल रहती है, लेकिन बाद में वो बढ़ सकती है, ठीक है। अब एजम्पशन इसमें यह है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो होती है वो भी इंक्रीज होती है जब जब आपकी लेवरेज इंक्रीज होती है। इस केस में इस चीज को एज्यूम किया गया है,
ठीक है। तो जब ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि आपकी डेप्ट की कॉस्ट एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन तक तो सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है। और यहां पर एजम्पशन ली गई है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो भी आपकी इंक्रीज होती है जब आपका लेवरेज इंक्रीज होता है। ठीक है। तो विद इंक्रीजिंग लेवरेज जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है वो भी इंक्रीज होती है। एंड वो एक सर्टेन लेवल तक, लेवरेज जब तक एक सर्टेन लेवल तक है तब तक तो इक्विटी कॉस्ट भी आपकी सेम रहती है, लेकिन ग्रेजुअली उसके बाद वो इंक्रीज होने लग जाती है। दैट इज व्हाट वी मेंट टू से इन केस ऑफ द ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच। क्लियर हो गया चीजें? अब यहां पर एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट काफी सिंपल सी है। लेट्स आंसर दिस ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ओवर हियर। ध्यान से देखेंगे। Earning before interest and tax, that is EBIT of the firm, will be affected by the capital structure of the firm. True or false? तो यहां पर अब आप अपना दिमाग लगाइएगा एंड डू लेट मी नो इफ दिस इज ट्रू और फॉल्स। काइंडली डू आंसर ओवर हियर एट द अर्लीस्ट एंड बताइएगा इफ दिस इज ट्रू और फॉल्स। जो आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है फर्म का, क्या वो कैपिटल स्ट्रक्चर से इफेक्ट होगा? यस और नो? दैट इज एक्चुअली नॉट इंपैक्टेड। नॉट इंपैक्टेड, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। नॉट इंपैक्टेड। जो ईबीआईटी होता है उसके ऊपर आपका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हो ईबीआईटी सेम रहता है। सो दिस इज फॉल्स। तो ये यहां पर फॉल्स है, नॉट ट्रू। राइट। चलो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन को देखो, सिनेरियो को देखो एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। XYZ लिमिटेड हैविंग अ टोटल कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, ईबीआईटी 1 लाख रुपए का है, कॉर्पोरेट टैक्स 25% का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डेप्ट के ऊपर 12% पर एनम है। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग 3 सिनेरियोज। 3 सिनेरियो कंसीडर किए हैं। पहला सिनेरियो है डेप्ट 100% है, इक्विटी 0% है। दूसरा है डेप्ट 50% है, इक्विटी 50% है। तीसरा है डेप्ट 0% है, इक्विटी कैपिटल इज 100%। टोटल कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए की है। और ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी तीनों सिनेरियोज में ऑल सेम 1 लाख का ही है। डेप्ट एक पार्ट में 2 लाख का है क्योंकि टोटल कैपिटल 100% 2 लाख की है और उसमें इक्विटी 0 है। दूसरे केस में 50-50% है, सिनेरियो बी में 50-50%। एंड तीसरे सिनेरियो में इक्विटी जो है वो 100% है एंड जो आपका डेप्ट कंपोनेंट है डेट इज 0। अब अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्टिंग ओवर हियर, तो 12% के हिसाब से जो कॉस्टिंग पड़ेगी पहले सिनेरियो में डेट विल बी 12% ऑफ 2 लाख, क्योंकि वो डेप्ट कंपोनेंट है। डेप्ट के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 24,000 आ गया। सेकंड सिनेरियो में 12% है 1 लाख के ऊपर, तो उसके केस में क्या बन जाएगा? डेट विल बी 12,000। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 12,000 की आ गई। एंड तीसरे सिनेरियो में जो कॉस्ट रहेगी डेट विल बी 0। राइट। तो पीबीटी कितना बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि आपने इंटरेस्ट माइनस करना होता है तो इनको माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। राइट। सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? दैट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो यहां पर 76,000 आ गया। राइट। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट यानी कि यहां पर 88,000 आ गया। एंड तीसरे सिनेरियो में इट विल बी 1 लाख। इट विल बी 1 लाख। अब टैक्स 25% है, वो किसके ऊपर लगेगा? पीबीटी के ऊपर। पीबीटी के ऊपर टैक्स लगेगा 25%, तो 76,000 इंटू 25%। 76,000 इंटू 25% यानी कि 19,000। तो ये यहां पर टैक्स लग रहा है 19,000 रुपए का। दूसरे सिनेरियो में कितना है? 88,000 इंटू 25%, डेट इज 22,000 का इंटरेस्ट लगेगा, यहां पर टैक्स लगेगा, नॉट इंटरेस्ट, टैक्स लगेगा। तीसरे सिनेरियो में 25,000 का टैक्स जो है वो यहां पर चार्ज किया जाएगा। राइट। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो गया? 76,000 माइनस 19,000 दैट इज 57,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57,000 आ गया। इस सिनेरियो में 66,000 आ गया एंड फर्स्ट केस में हमारे पास आ गया 75,000। तो टोटल इनकम ऑन बोथ डेब्ट एंड इक्विटी कंपोनेंट कितनी हुई? इफ वी टॉक अबाउट द टोटल इनकम on both debt and equity component, what will be the answer? टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल इनकम ओवर हियर? जल्दी से बताइएगा। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको ऐड कर दो ना, उसके ऊपर भी तो आपको बेनिफिट हुआ। ठीक है, उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया ना एज ए इंटरेस्ट, तो उसको ऐड कर देंगे। यानी कि अगर मैं इसको कहूं ए, इफ वी से दिस वन एज ए, राइट, एंड दिस वन एज बी, तो इनको ऐड कर देंगे। सो 24,000 प्लस दिस वन दैट इज इक्वल टू 81,000, एंड इस केस में कितना हो जाएगा 78,000, एंड इस केस में कितना हो गया 75,000। तो ओवरऑल आपके सबसे ज्यादा जो बेनिफिट रहा है वो किस केस में रहा है? कंबाइंड इनकम जो है डेब्ट एंड इक्विटी की, वो कब इंक्रीज होती है? इंक्रीजेस जब लेवरेज इंक्रीज होती है। सो कंबाइंड इनकम जो होती है वो तब इंक्रीज होती है जब लेवरेज इंक्रीज होती है। जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, इंटरेस्ट कंपोनेंट तो पे करना ही था, तो बेसिकली आपको उसको कंपोनेंट को ऐड करना है ना वापस, जो इंटरेस्ट आपने सब्ट्रैक्ट किया था, राइट। तो आपके पास जब लेवरेज इंक्रीज होती है तब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है? चलो अभी आगे चलते हैं। देन इट्स रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ द डेप्ट कैपिटल क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ओवर हियर। देखो, बेसिकली क्या है कि जब आप लोन लेते हो तो कॉस्ट क्या होती है? इट इज अ इंटरेस्ट दैट वी डू पे। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट होता है जो आपको पे करना पड़ता है, बस, और कुछ नहीं होता। ये सिंपल सा सिनेरियो होता है। ठीक है, यहां पर भी वही चीज है। अगर आपने लोन लिया है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, लेट्स से 10% है। अब आप इंटरेस्ट पे करोगे, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ द डेप्ट कैपिटल। एंड आपके पास, देखो, इन केस अगर हम बात करते हैं टर्म लोन्स के बारे में, टर्म लोन के केस में क्या कोई सेकेंडरी मार्केट होती है? नहीं, कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं होती। इंटरेस्ट पेड के केस में, इफ वी टॉक अबाउट अबाउट द टर्म लोन्स, तो सिंपली अगर मैंने 1,000 का लोन लिया था और मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि 100 रुपीज इंटरेस्ट पे करना है, तो डेट इज अ कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ये मेरी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है सिंपली। बट इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स क्यों? क्योंकि ये भी तो पैसा उठाने का तरीका है। तो मान लो कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है, कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, उस सिनेरियो में भी तो कंपनी को यहां पर कॉस्टिंग पड़ेगी। लेकिन उसके बॉन्ड के केस में क्या एग्जिस्ट करती है? देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट। लोन के केस में तो सेकेंडरी मार्केट नहीं थी, लेकिन बॉन्ड्स के केस में तो सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करती है ना। ठीक है, सो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, या जिसको हम आर ओ आर कहते हैं, आर ओ आर दैट इज ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड रेट है रिटर्न का जो इन्वेस्टर्स को मिलेगी, एंड दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट, एंड वो उसकी कॉस्ट बनेगा, राइट। क्लियर है चीज? तो उसके केस में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, डेप्ट, अ बॉन्ड और डिवेंचर्स, राइट। सो अगर हम अप्रोक्सीमेट वाईटीएम की कैलकुलेशन की बात करें, दैट इज यील्ड टू मेच्योरिटी की कैलकुलेशन की बात करें, यील्ड टू मेच्योरिटी की अगर हम डेफिनेशन दें, इट्स बेसिकली दैट डिस्काउंट रेट at which the present value of the cash flows become equal to the market price of the bond. That is a definition of the YTM. तो YTM जो होता है वो क्या होता है? That is a discount rate. एक डिस्काउंट रेट है, ठीक है, एक डिस्काउंट रेट है, एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसके ऊपर जो प्रेजेंट वैल्यू होती है कैश फ्लोज की, जो भी बॉन्ड से आपको कैश फ्लोज मिलने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो होती है, दैट बेसिकली बिकम इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड के इक्वल हो जाती है, राइट। फॉर्मूला जो एस्टिमेट करते हैं हम बेसिकली अप्रोक्सीमेट वाईटीएम के लिए, दैट्स एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। जो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होती है यानी कि जो कूपन है वो आ जाएगा, प्लस जो मार्केट वैल्यू है वो, माइनस जो प्रेजेंट वैल्यू है वो, डिवाइडेड बाय एन, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 0.4 इंटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं कहेंगे, बेसिकली इसको मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। वी से टू बी मैच्योरिटी वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, राइट। सो एमबी जो है वो क्या है यहाँ पे? दैट इज द मैच्योरिटी वैल्यू। पीवी जो है वो क्या है? दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू।
that is the present value, right? And n जो है that is residual maturity, that is a residual maturity, right? चलो, अब देखो एक फर्म के बारे में बताया गया है यहाँ पर, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देते हैं. A firm's debenture with face value of rupees 1000. Now, what value the person will be getting at the end of the tenor? It is the face value, that is the maturity value. ठीक है, ये बेसिकली क्या आ गई मेरे पास यहाँ पर, मेच्योरिटी वैल्यू आ गई. एंड करंट मार्केट प्राइस दिया गया है, यानी कि ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू दी गई है. कूपन जो है वो 10% का दिया गया. दिस इज अ कूपन, एंड कूपन किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर. सो 1000 इंटू 10%, यानी कि जो आपकी फिक्स्ड पेमेंट दी जा रही है एनुअल बेसिस पर, इंटरेस्ट पेमेंट, वो 100 रुपीज़ की दी जा रही है इस सिनेरियो में. एंड नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट टू मेच्योरिटी, यानी कि ये रेजिडुअल मेच्योरिटी है. दिस इज द रेजिडुअल मेच्योरिटी, जो एन की वैल्यू है, डेट इज इक्वल टू 4/here. हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल को कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल को कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज जो मेरे पास यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट है, वो एनुअल इंटरेस्ट, मैं फॉर्मूला दोबारा से फटाफट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एंड प्लस जो मेरे पास यहाँ पर मार्केट वैल्यू है माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिडुअल नंबर ऑफ ईयर्स, एंड फर्दर 0.6 इंटू द पर्टिकुलर प्रेजेंट वैल्यू, एंड प्लस 0.4 इंटू द मार्केट वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू, राइट? तो एनुअल इंटरेस्ट कितना है? एनुअल इंटरेस्ट जो मिल रहा है, कूपन मिल रहा है 10% ऑन द फेस वैल्यू, दैट इज 1000 इंटू 10%, दैट इज इक्वल टू 100. तो एनुअल इंटरेस्ट 100 का है. एमवी कितना है? यानी कि मेच्योरिटी के ऊपर, दैट इज अ रिडेम्पशन वैल्यू, 1000 रुपीज भी लेंगे मेच्योरिटी के ऊपर, दैट इज 1000. प्रेजेंट वैल्यू जो करंट मार्केट प्राइस है वो 900 रुपीज का है, वो आ जाएगा. एंड एन की वैल्यू कितनी है? इट इज रेजिडुअल मेच्योरिटी वैल्यू, बेसिकली इक्वल टू 4/here, एंड डिवाइडेड बाय जो हमारे पास 0.6 है वो एज इट इज है, मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 900 प्लस 0.4 इंटू 1000, दैट इज अ मेच्योरिटी वैल्यू अगेन. तो इसको फटाफट से हम सॉल्व करेंगे एंड विल बी गेटिंग अ आंसर ओवर हियर. सो इट इज 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 25. सो इट इज 125. सो यहाँ पर आ गया न्यूमरेटर जो टर्म है, दैट इज 125. फर्दर 0.6 इंटू 900, दैट इज इक्वल टू 540. So it is 540 plus 1000 into 0.4, that is equal to 400, right? So 125 divided by 940%, that is 13.29%. So it is 13.297%, right? तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल यहाँ पर है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द डेप्ट कैपिटल. एंड सेम फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस कैपिटल. प्रेफरेंस कैपिटल जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में सेम फॉर्मूला यूज किया जाता है उनकी कैलकुलेशन के पर्पस के लिए. सेम फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड, राइट? सो सेम फॉर्मूला जो होता है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. क्लियर है? सेम फॉर्मूला यूज होगा उस केस में भी. यहां तक क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज यहां पर ऐसी नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है. तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी जेआरबी की तैयारी कर रहे हैं, राइट? चलो भी आगे चलते हैं. इट सेज प्रेफरेंस कैपिटल हैज लोअर रिस्क परसेप्शन as it comes after the secured creditors in receiving money in case of liquidation of the firm. तो क्या प्रेफरेंस जो आपके पास पर्टिकुलर कैपिटल होती है उसके केस में ज्यादा, आप कह लीजिए, लोअर रिस्क परसेप्शन होती है? यस और नो? प्रेफरेंस कैपिटल के केस में लोअर रिस्क परसेप्शन होती है? काइंडली डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट.
अब अगर बाद में आ रहा है तो रिस्क परसेप्शन बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बेसिकली क्या होता है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है ना, लेट्स से कंपनी की लिक्विडेशन होगी, तो उसके केस में सबसे पहले जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी होती है। फिर उसके बाद जैसे कुछ एक कंपोनेंट अलग अलग आते हैं, तो यहाँ पर फिर प्रेफरेंस शेयर के आपके पास पर्सन्स आते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनको फिर मतलब जो भी अगर पैसे वापसी करनी है तो उनको किए जाएंगे, और फिर एंड में जाकर के इक्विटी वाले आते हैं, राइट। तो अगर मैं डेप्ट कैपिटल के साथ कंफर्म यहाँ पर कंपेयर करता हूँ, यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ कंपेयर करता हूँ, तो इनकी रिस्क परसेप्शन कम है कि ज़्यादा है? इनकी रिस्क परसेप्शन जो है डेट इज हायर। प्रेफरेंस कैपिटल के केस में जो रिस्क परसेप्शन है वो क्या होती है? हायर होती है, कम नहीं होती है, डेट इज नॉट लोअर, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है यहां पर, दिस इज फॉल्स, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि इक्विटी कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे होती है। तो यहाँ पर कुछ एक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड देयर आर 4 मेथड्स विच वी डू यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल। पहला जो मेथड है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सीएपीएम अप्रोच, सीएपीएम अप्रोच। सेकंड है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। थर्ड है डीजीएम अप्रोच यानी कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच। फोर्थ इज अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। तो ये 4 अप्रोचेस जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है सो एज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, राइट। सबसे पहला जो मेथड हम सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द CAPM अप्रोच, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच, राइट। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, दैट इज के इज एक्चुअली रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, एंड RF जो होता है दैट इज रिस्क फ्री रेट। बीटा जो होता है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू जो आपके पास मार्केट इंक्रीज हो रही है उसके बदले में आपका स्टॉक कितना इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनली, दैट इज द बीटा फैक्टर, वो बीटा फैक्टर होता है। एंड RM जो होता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस RF। तो ये RM माइनस RF बेसिकली क्या बनेगा, जो आपका रिस्क प्रीमियम है। RM माइनस RF बेसिकली क्या बन जाएगा, दिस विल कंस्टिट्यूट योर रिस्क प्रीमियम, राइट। क्लियर होगी चीज ये वाली? सो ये फॉर्मूला होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन के पर्पज के साथ। तो एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, उसको सॉल्व करके देखते हैं। सो द रिस्क फ्री रिटर्न इज 12%, यानी कि RF की वैल्यू जो है दैट इज गिवन टू बी 12%। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 16%, यानी कि RM की मार्केट रिटर्न की वैल्यू दी गई है 16%। फर्दर what will be the required rate of return on a company's equity capital which has a beta of 1.5? तो यहां पर बेटा की वैल्यू दी गई है कितनी, 1.5 की। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, दैट इज KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू RF, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न, एंड प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला। तो एज इट इज इनको यूज कर लेंगे। सो इट इज 12 प्लस 1.5 एंड फर्दर 16 माइनस 12। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, इट इज 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 18%। क्योंकि परसेंटेज को हमने कन्वर्ट नहीं किया तो परसेंटेज में रहेगा, राइट। सो दिस इज 18%, जो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पड़ रही है दैट इज 18%। सेकेंड जो मेथड है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच। बॉन्ड यील्ड जो आपको पड़ रही है वो, प्लस जो रिस्क प्रीमियम है वो, आप उनको ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी बेसिकली योर इक्विटी कॉस्ट। जैसे मान लो बॉन्ड यील्ड आपको दी गई है 10% की और रिस्क प्रीमियम आपको दिया गया 5% का, बस उनको ऐड कर देंगे, दैट इज योर सेकेंड मेथड जिसके थ्रू आप इक्विटी की कॉस्ट को निकाल सकते हो। दिस इज योर सेकेंड मेथड, सिंपल सा मेथड है, राइट। थर्ड जो है दैट इज DGM, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होता है कि दिस इज D1 डिवाइडेड बाय P0 एंड प्लस G। यहां पर एजम्पशंस होती हैं, कुछ क्या एजम्पशंस होती हैं कि आपका डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर के लिए, पहली चीज। करेंट मार्केट प्राइस EPS कितना आपका, ठीक है, प्राइस पर शेयर कितना आपका,
एंड वो किस ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होगा आगे, दैट इज जी, राइट। अगर ये तीन चीजें दी गई हैं तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, टीजीएम अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोच के चलें कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है, फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ की है, एंड इक्विटी शेयर जो है, यानी कि जो ईपीएस दिया गया, शेयर प्राइस दिया गया, वो दिया गया आपको 100 रुपीज़ का। डिविडेंड जो है फर्स्ट ईयर का, वो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप 10% रहेगा। डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो फर्स्ट ईयर का, डिविडेंड वन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 10% का रहेगा, ठीक है। एंड उसमें ग्रोथ कितनी रहेगी हर साल, लेट से उसमें 4% की कहा गया कि ग्रोथ रहेगी, राइट। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो व्हाट विल बी द कैलकुलेशन, अब डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है, 10% एक्सपेक्टेड है, 10% ऑफ पर्टिकुलर जो आपके पास प्राइस है, ठीक है, तो 10% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। और आपके पास ईपीएस कितना दिया गया, यहाँ पर पी जीरो कितना दिया गया, 100 है, पहले साल में आपके पास जो भी प्राइस चल रहा है वो 100 है, प्लस ग्रोथ रेट कितना है उसमें 4% का है, वो भी ऐड कर दिया। तो क्या आंसर रहेगा, तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय वट, इट विल बी 1/10 डिवाइडेड बाय 4, it will be 1/10 divided by 4, that is 4.1, 4.1, राइट। यहां पर थोड़ा सा आई हैव रिटन द फॉर्मूला, एक्चुअली इसको ऑपोजिट लिख दिया मैंने, तो इट शुड बी, द फॉर्मूला मस्ट बी नॉट d1 बाय p0, इट इज p बाय प्रेजेंट वैल्यू divided by the dividend expected for the first year, this should be this formula, right। तो ये फॉर्मूला जो रहेगा दैट विल बी नॉट दिस, बट इसको ऑपोजिट करके लिखना पड़ेगा, दैट विल बी द फॉर्मूला, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर इट, राइट। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी पीवी कितने आपके पास, जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज बेसिकली 100 जो हमने एक्सपेक्ट किया है अभी, आपके पास प्राइस पर शेयर 100 का है, एंड फर्दर जो D1 है दैट इज 10%, राइट, तो वो 10 आ गया, प्लस ग्रोथ कितना दिया गया, 4% का दिया गया, दैट इज 4 ओवर हियर, राइट। एंड उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है, ये नहीं कि उस तरीके से कैलकुलेशन हो सकती जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, इवन वो भी उतना ही ट्रू है एंड ये भी उतना ही ट्रू है। कैसे, अगर मैं D1 P0 लिखता हूँ, दैट इज वट, D1 कितना आपके पास, दैट इज 10%, तो वो 10 आ गया, 10% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 10, P0 कितना है, 100 है, ग्रोथ कितना है, 4% है, 4% को डेसिमल में लिखेंगे वहां पर, डेट विल बी 0.4, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास पर्टिकुलर पार्ट बनेगा वो आप उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, राइट। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो फॉर्मूला आपने यूज करना है वो ये वाला मत कीजिएगा, कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे डेट यू शुड बी यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड जो आपका डिविडेंड है पहले साल का वो, प्लस जो आपके पास ग्रोथ रेट है वो, यूज दिस फॉर्मूला, राइट। तो मैं यहाँ पर ये चेंजेस कर दे रहा हूँ, इसको हम यूज नहीं करेंगे, वी आर टू यूज दिस ओनली फॉर्मूला, राइट, ठीक है। फोर्थ जो मेथड है दैट्स अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच क्या है, ई डिवाइडेड बाय पी, ई डिवाइडेड बाय पी, जैसे ईपीएस होता है ना, अर्निंग पर शेयर होता है, वही सेम चीज है कि आपके पास अर्निंग कितनी है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितनी है और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना, दैट इज इट। तो उसके साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अप्रोचेज कौन कौन सी है, वी आर हैविंग 4 अप्रोचेज। कौन कौन सी अप्रोचेज है हमारे पास, फर्स्ट जो अप्रोच है वो है CAPM मेथड, फर्स्ट अप्रोच है CAPM मेथड। CAPM के केस में फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, वी बेसिकली यूज द फॉर्मूला एज द रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा एंड RM माइनस RF, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज फर्स्ट अप्रोच में, राइट। सेकेंड अप्रोच जो होती है दैट इज अ बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, सिंपल सा है, जो भी बॉन्ड यील्ड है वो भी प्लस रिस्क प्रीमियम है वो भी, दोनों को ऐड कर दो। सो के ई वुड बी इक्वल टू जो भी आपके पास बॉन्ड यील्ड है, लेट्स से वी रिप्रेजेंटेड बाय BE प्लस RP इज अ रिस्क प्रीमियम, दैट्स इट। थर्ड जो अप्रोच हमारे पास है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू DGM अप्रोच, DGM अप्रोच। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इस केस में,
प्रेजेंट वैल्यू के ई का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय जो डिविडेंड है फर्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड प्लस इसमें जो ग्रोथ रेट है वो, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास अप्रोच है डेट्स अ ईपी अप्रोच, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। इस केस में क्या करेंगे, व्हाट विल बी डूइंग, इस केस में भी हम सिंपली के ई को लिख सकते हैं अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी, राइट है। तो ये चार मेथड है जिसके साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप पहचान सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मेथड जो है आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्म इज एक्चुअली इवेल्युएटिंग टू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर बोथ इज 1 लाख रुपीज। द फर्म यूजेज अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10% फॉर द प्रोजेक्ट अप्रेजल। द expected cash inflows for the next 4 years of the project are as follow। तो ये आपको प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज है वो यहां पर दिए गए हैं, प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज हैं वो आपको यहां पर दिए गए हैं। वी विल बी कवरिंग द टॉपिक रिलेटेड टू डिबेंचर्स के साथ रिलेटेड सेम ही है वो चीज, नो इश्यूज इन दैट, वो सेम ही रहेगा, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के लिए सेम रहेगा, कॉस्ट जो रहेगा डेप्ट कंपोनेंट के लिए सेम ही रहेगा वो। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक रिलेटेड टू व्हाट अप्रेजल से रिलेटेड जो टॉपिक हम करने वाले हैं, एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी यहाँ पर है आपके पास, एंड वी नीड टू सॉल्व अकॉर्डिंगली। अब देखो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है एनपीवी, वी आर टू कैलकुलेट व्हाट, वी आर टू कैलकुलेट द एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू जो भी कैश फ्लोज आने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, उनका एल्जेब्रिक सम कर दो एंड दैट इज इट, बस हो गया, राइट। सिर्फ इतनी सी चीज आपको सॉल्व करनी होती है, सिर्फ इतनी सी चीज आपको सॉल्व करनी होती है। वी आर टू कैलकुलेट व्हाट, वी आर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डिस्काउंट रेट है उसके ऊपर कैलकुलेशन कर लेंगे, राइट और रॉन्ग, जल्दी से बताइएगा, कर सकते हैं इजिली। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल समझो, आपके पास ये टाइमलाइन है, वी आर हैविंग दिस टाइमलाइन ओवर हियर, राइट। अब इसमें हमारे पास ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं। आईआरआर मेथड तब अप्लाई करते हैं इन केस कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हो। अब यहां पर डिस्काउंट रेट दिया गया, आईआरआर तब अप्लाई करते हैं जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया हो, तो उसके केस में वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ अगर आईआरआर हायर है तो कर लो, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हायर है तब कर लो, राइट। अब इस केस में डिस्काउंट रेट सिंपली दिया गया है, एंड फर्दर दो प्रोजेक्ट्स हैं तो सिंपल हम इसमें एनपीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास टाइमलाइन है 0, 1, 2, 3 एंड 4। आपने इस प्रोजेक्ट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए जीरो ईयर में, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस में, दिस इज बिकॉज योर कैश आउटफ्लो, ये कैश आउटफ्लो है। उसके बाद हमारे पास पहले साल में आए 4,000, दूसरे में आए 5,000, फिर आए 2,000, फिर आए 3,000, राइट। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो जो पैसे हमारे पास फ्यूचर में आए हैं उनकी वैल्यू आज के डेट में कैलकुलेट करनी है तो वो वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, हमने यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू है इन कैश फ्लोज की उसे कैलकुलेट करना है, एंड सो एज टू कैलकुलेट दोज वी आर टू मल्टीप्लाई इट विद द डिस्काउंटिंग फैक्टर, यानी कि जो भी हमारे पास ये वैल्यूज हैं कैश फ्लोज की, इनफ्लोज की, आउटफ्लोज की, उनको डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, दैट वुड बी इट। अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, दिस इज द फॉर्मूला। ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, ओके।
अब यहां पर जो डिस्काउंटिंग रेट दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज गिवन टू बी 10%, यानी कि आर की वैल्यू 10% है, उसको डेसिमल में लिख लेंगे, 0.1 बन जाएगा। सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पावर n। तो 0th ईयर के लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू है वो बन जाएगी 1.1, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पावर 0, that is basically raised to power 0 is equal to 1, so it is actually equal to 1 for 0th year. This is value is equal to 1. For first year, this value will be equal to 1 divided by 1.1 raised to power 1, right? तो इसको easily solve कर लेंगे, 1 divided by 1.1 that is equal to 0.909, right? And further second year के लिए ये value बन जाएगी 1 divided by 1.1 raised to power 2, that is equal to 0.826. And similarly for the third year, this value will become equal to 0.751, and for fourth year this value will become equal to 0.683, right? तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहां पर बन गया या डिस्काउंटिंग फैक्टर बन गया जो डिफरेंट ईयर्स के लिए है। अब नाउ व्हाट वी नीड टू डू, मैं यहां पर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, -10,000 ये 0th ईयर में था, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यू 1 प्लस 4,000 multiplied by 0.909 plus 5,000 multiplied by 0.826 plus 2,000 multiplied by 0.751 plus 3,000 multiplied by 0.683। अब इस सिनेरियो में हमने एक्चुअल में किया क्या है, वी डिड द एल्जेब्रिक सम। तो जो एनपीवी है उसकी डेफिनेशन ही है कि you basically do the algebraic sum of the present value, you do the present value or algebraic sum of the present value, right? वो कर रहे हो आप? तो डेफिनेटली अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर हम पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि क्रेडिट में ये चीजें पूछी जाती हैं, सो दिस क्लास विल बी हेल्पफुल टू यू। तो यहां पर हमारे पास रहेगा -10,000 प्लस 4,000 into 0.909, that is 3636 plus 5,000 into 0.826, that is equal to 4130 plus 2,000 into 0.751, that is 1502 plus 3,000 into 0.683, that is 2049। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे, सो 3636 प्लस 4130 प्लस 1502 प्लस 2049 माइनस 10,000, that is 1317, so it is a positive value। अगर तो ये वैल्यू जो है एनपीवी की, नेट प्रेजेंट वैल्यू की, अगर वो नेगेटिव आ जाती फिर तो हमने ये प्रोजेक्ट करना ही नहीं था। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, अभी क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर तो ये नेगेटिव आ जाती तो हम प्रोजेक्ट को छोड़ देते, करते ही ना। अगर ये जीरो रहती इसका मतलब था नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, एंड इफ इट इज पॉजिटिव इट मींस कि हमारे लिए प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिशियल है एंड वी कैन अंडरटेक द प्रोजेक्ट, एंड हम प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकते हैं, ये मीनिंग होता है, राइट। अब आता है क्वेश्चन पर वापस। अब ये क्वेश्चन के बारे में अभी तो हमने बात करनी स्टार्ट करनी है। लेट्स बेसिकली हैव अ लुक एट द क्वेश्चन ओवर हियर। अब क्वेश्चन को समझते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है फॉर द डिफरेंट ईयर्स एज वी कैलकुलेटेड। यहाँ पर 10% ही है और 4 साल के लिए है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, मैं यहाँ पर फटाफट से वैल्यूज को लिख देता हूँ। अब फॉर्मूला आपको पता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला भूलना नहीं है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है आपके पास, राइट। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 that is 0.909
दूसरे की वैल्यू आ गई 0.826, तीसरे की वैल्यू आ गई 0.7513, फिर आ गई 0.683 एंड फिर वैल्यू आ गई 0.620, राइट, या 621 लिख लीजिए इसको, 621। ये वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। ओके जी। अब इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 1 लाख रुपए की। तो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट ए के लिए अगर बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, यानी कि माइनस का 1000 आएगा क्योंकि वो आउटफ्लो था, प्लस कितना आएगा 25,000 इंटू 0.909 प्लस 30,000 इंटू 0.826। यहाँ पर ये वैल्यूज मैंने गलत लिख दी है, सो दीज वैल्यू आर बेसिकली कैलकुलेटेड फॉर नॉट जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4, ये वाली वैल्यू यूज नहीं होगी, राइट। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास आ गया 0.826 फॉर 30,000 प्लस 35,000 इंटू 0.751 एंड प्लस 40,000 इंटू 0.683। ठीक है, तो 25,000 इंटू 0.909, दैट इज डबल टू, मैं यहाँ ही पर वैल्यू लिख देता हूँ, 22,725। 30,000 इंटू 0.826, दैट इज 24780, 24780। 35,000 into 0.751, that is 26,285, and 40,000 into 0.683, that is 27,27320, राइट। ये वैल्यूज हमारे पास हैं, जल्दी से इनको कैलकुलेट करने वाला हूं मैं। 27,320 प्लस 26,285 प्लस 24,780 प्लस 22,725 माइनस 1 लाख, दैट इज 1110। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट ए की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, 1110। सेम वे में वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट बी, एंड फिर हमारे पास एक इन्फ्रेंस आएगा जिसके थ्रू आपका एनपीवी का कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा, राइट। तो नाउ वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट बी ओवर हियर। यहां पर भी शुरू की इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख रुपए की है, तो माइनस 1 लाख हो गया। एंड फिर बात आती है रिलेटेड टू द फर्स्ट ईयर, इट इज 15,000 इंटू 0.909। तो यहाँ पर मैं सीधी वैल्यूज लिख देता हूँ, 15,000 इंटू 0.909, दैट इज 1313635। सेकेंड ईयर के लिए है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, दैट इज 20650, प्लस थर्ड ईयर के लिए है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.751, दैट इज 22530, एंड फोर्थ ईयर के लिए है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.683, दैट इज 34150। तो टोटल बन जाता है 34150 प्लस 22530 प्लस 20650 प्लस 13635 माइनस 1 लाख माइनस ऑफ 9035। ये मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बन रही है प्रोजेक्ट बी की। अब दो प्रोजेक्ट थे, एक प्रोजेक्ट में जो वैल्यू बन रही है वो पॉजिटिव आ रही है, दूसरे प्रोजेक्ट में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव ओवर हियर। तो कौन सा प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए? वी शुड बी अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट ए जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव प्रोजेक्ट है उसको अंडरटेक करेंगे। अब यहां पर प्रोजेक्ट बी को तो अंडरटेक नहीं करना है, दैट इज नॉट टू बी अंडरटेकिंग। व्हाट इफ वैल्यू जो होती वो पॉजिटिव होती, लेट्स से ये वैल्यू आ गई +635। लेट्स एज्यूम, ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक वैल्यू जो है वो आपके पास ज्यादा पॉजिटिव है, कम पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली जो ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है उस प्रोजेक्ट को आप अंडरटेक कर सकते हो। यू कैन बी अंडरटेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट। क्लियर है चीज? राइट है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आपके पास यहां पर टॉपिक है रिलेटेड टू द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पर, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअल में क्या होती है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होती है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द रेट, वो डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट बिकम जीरो। सो इफ आई टॉक अबाउट द आईआरआर, आईआरआर डिस्काउंट रेट है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट देखा था, ठीक है, वो डिस्काउंट रेट 10% था। तो दैट इज एक्चुअली नॉट आईआरआर। आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट विल रिड्यूस टू जीरो, राइट, दैट विल रिड्यूस टू जीरो। लाइक इन द केस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, अगर मैं आपको एक बेसिक सेंस के साथ बताने की कोशिश करूं, 10% के ऊपर जो मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो पहले प्रोजेक्ट ए के लिए 1110 है। यानी कि अगर मेरी डिस्काउंट रेट 11% के आसपास कुछ होती तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती? जीरो होती। तो वो रेट जिसके ऊपर मेरी एनपीवी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस रेट को हम क्या कहेंगे? वी विल बी सेइंग दैट पर्टिकुलर रेट टू बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, जिस पॉइंट पर मैं एक और आपको लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज हैं, जिस रेट के ऊपर discounted cash inflows basically becomes equal to the discounted cash outflows। इनको जो हम बेसिकली डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। सो वेयर डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोज बिकम इक्वल टू द डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज, उस रेट को हम क्या कहते हैं? वी से टू बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड ये जो आईआरआर का मेथड होता है ना, दिस आल्सो कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर किया जाता है इसमें भी। अब समझने की कोशिश करते हैं एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द मीनिंग। तो एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस में हमने अलजेब्रिक सम किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द अलजेब्रिक सम अगेन एंड अगेन। इनफ्लो है तो प्लस, आउटफ्लो है तो नेगेटिव, फिर उनको ऐड करते थे, ठीक है, सो एज टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आईआरआर वो रेट है जिसके ऊपर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज बिकम्स इक्वल टू द डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज, और वी कैन से IRR, internal rate of return, is that discount rate at which the net present value reduces to zero। net present value reduces to zero, उसको हम क्या कहते हैं? that is a internal rate of return। अगर हम बात करें रिलेटेड टू द एनपीवी, इट इज बेसिकली गिवन इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे क्वेश्चन में हमने क्या किया अभी लास्ट में, हमने निकाला +1110, ठीक है, ये एब्सोल्यूट टर्म है। लेकिन जो आईआरआर होती है दैट विल बी अ परसेंटेज, वो एक परसेंटेज होगी। लेट्स से 3%, 4%, 13%, व्हाट्सएवर इट इज, जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो आपकी क्या बन जाएगी? एक परसेंटेज में आएगी। दैट विल नॉट बी इन एब्सोल्यूट टर्म्स। उसकी कैलकुलेशन आपकी एब्सोल्यूट में होएगी नहीं। दैट विल बी इन व्हाट? दैट विल बी इन परसेंटेज, जो आईआरआर रहेगा, ठीक है जी। सर रेशियो हमने ऑलरेडी कल की वीडियो में कवर किया था, वहां से कवर कर सकते हैं, और यू कैन बी कवरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, उसमें हमने कवर किया है। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? एनपीवी रिप्रेजेंट करता है सरप्लस या डेफिसिट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से क्या बचा वो रिप्रेजेंट करता है। आज की डेट में क्या बचा, जो पैसे आपको अलग अलग सालों में मिलने वाले हैं, आज की डेट में आपको क्या बचेगा। और आईआरआर क्या रिप्रेजेंट करता है? आईआरआर रिप्रेजेंट करता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को। यानी कि अगर मेरे पास आईआरआर जो है वो 12% के ऊपर है, इफ आईआरआर इज बेसिकली इक्वल टू 12%, एंड मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने अभी बात करी ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे करते हैं। अगर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पर्टिकुलरली कैलकुलेट किया, एंड वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो थी वो मेरे पास 10% थी, फिर डेफिनेटली मेरे पास आईआरआर अगर ज्यादा है तो दैट इज बेनिफिशियल, वो बेनिफिशियल है। सो मेरे को आईआरआर से सिंपली ये पता लगता है कि मेरे पास
नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कब बनती है? सिंपल पॉइंट्स में बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पता लगता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे नुकसान होगा, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो वो मुझे आईआरआर से पता लगता है, राइट। एंड रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट जो होती है फॉर द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज, जो बीच में पैसा आता है, वी डू एज्यूम इन केस ऑफ एनपीवी वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर री इन्वेस्ट होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर री इन्वेस्ट होते हैं। बट जो पर्टिकुलर आपके पास आईआरआर में री इन्वेस्टमेंट हम कंसिडर करते हैं बीच में, वी डू एज्यूम कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर री इन्वेस्ट होते हैं। डिसीजन क्राइटेरिया होता है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट कैन बी अंडरटेकन। आईआरआर के केस में अगर सेम कॉस्ट अप्लाई होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट के बीच में, यानी कि आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, अगर तो आपके पास सेम कॉस्ट अप्लाई होती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बीच में, तो जिस प्रोजेक्ट का आईआरआर हायर होता है आप उसको अंडरटेक कर लेते हो। एंड अगर सिंगल कोई प्रोजेक्ट है तो उसके केस में अगर प्रोजेक्ट में आपके पास आईआरआर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आप उसको अंडरटेक कर लेते हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो इफ इट इज IRR ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आप उसको अंडरटेक कर लोगे प्रोजेक्ट को, राइट। दिस इज व्हाट वी डू, ये चीज फॉलो की जाती है, राइट। इज दैट क्लियर? देन इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन फॉर द IRR। IRR से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। A firm is considering investment project that requires an initial investment of 80,000 rupees. Project is expected to generate the following cash flows in the next 4 years: 20,000, 25,000, 30,000 and 35,000. Calculate the internal rate of return for the project using the trial and error method, interpolation जिसको हम कहते हैं. Also advise whether the project should be accepted if the cost of capital is 12%. तो ये दो कंपोनेंट में है। एक आपको दिया गया है यहाँ पर रिलेटेड टू कि आपको आईआरआर कैलकुलेट करना है। दूसरा है हमने ये बताना है कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है, यस और नो, राइट। सो दिस वी नीड टू रिजॉल्व, इसी चीज को हमने यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखो, जब मुझे कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे लिखा नहीं होगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करो, या ये नहीं बताया गया होगा कि इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करो। ये जस्ट यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है, सो दैट चीजें आपके लिए आसान हो जाए एंड आपको पता लग जाए, राइट। तो ये आपके पास कैश इनफ्लोज है एंड आपके पास इनिशियल आउटफ्लो कितना है, 80,000 रुपीज का है। एंड बेसिकली वी आर टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हमें प्रोजेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एंड फर्दर उसके हिसाब से ही हम आगे चलकर बता पाएंगे कि प्रोजेक्ट हमें अंडरटेक करना है कि नहीं करना है, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, वी विल बी कैलकुलेटिंग द डिफरेंट आईआरआर फॉर एट द डिफरेंट परसेंटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हमारे पास पर्टिकुलरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% की दी गई है, राइट। तो हमारे पास सिंपल सा सिनेरियो है। इस क्वेश्चन सिनेरियो में हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है एंड वी विल बी डूइंग व्हाट, वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू एट द डिफरेंट परसेंटेजेस। लेट से हमने जो कैलकुलेशन करी है वो 10% के ऊपर करना है एंड फर्दर एक हमने परसेंटेज ले लिया 10%, दूसरा हमने परसेंटेज ले लिया 15%, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। कौन सी कैलकुलेशंस करेंगे, वी विल बी कैलकुलेटिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% एंड फर्दर विल बी कैलकुलेटिंग द पर्टिकुलर कैलकुलेशंस एट द 15%। तो 10% एंड 15% के ऊपर हम कैलकुलेशंस यहाँ पर करने वाले हैं, राइट। तो एक केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे 10% के ऊपर एंड दूसरे केस में हम यहाँ पर डिस्काउंटिंग जो रेशो है उस डिस्काउंटिंग परसेंटेज को ले लेंगे 15% एंड उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे फॉर द प्रोजेक्ट बी ओवर हियर, राइट। ये चीज होगी। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज को लगाते हैं उसके बाद वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड आईआरआर, राइट। क्लियर है चीज? कुछ एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ, काइंडली प्लीज फटाफट से कंफर्म कीजिएगा। आईआरआर से रिलेटेड अगर बेसिक क्लियर हो गया है सबसे पहले उसके बारे में बताइएगा। इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ द आईआरआर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले तो उसके बारे में क्लियर कीजिएगा एंड उसके बाद अगर मैंने जो चीज अभी तक बोली है रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ द आईआरआर वो चीज क्लियर हुई है तो उसके बारे में बताइएगा, अदरवाइज फिर मैं आपको इन डिटेल इनके बारे में बता देता हूँ। नो इश्यूज इन दैट, काइंडली डू कंफर्म द सेम।
नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, नो इश्यूज, नो वरीज, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कैश फ्लोज जो है, कैश इनफ्लोज है वो प्रोवाइडेड है। मेरे पास यहाँ पर जो कैश आउटफ्लो है वो भी यहाँ पर दिया गया है, राइट। एंड वी आर टू कैलकुलेट द आईआरआर, हमें आईआरआर को यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेट से मैं दो डिस्काउंट रेट जो है वो यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिए हैं। पहला डिस्काउंट फैक्टर जो है वो मैंने 10% के ऊपर लिया है, तो 10% के ऊपर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर को यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। सो इट इज फॉर्मूला जो है 1/1 + r⁻⁴ यही फॉर्मूला है, उसको यूज करेंगे। सो 1/1.1, फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज 0.909, for second year it is 0.826, for third year it is 0.751, for fourth year it is 0.683। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% कंसिडर करता हूँ। पहले केस में 10% किया, अब दूसरे केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर में 15% साथ के साथ सॉल्व यहाँ पर रिजॉल्व कर लेता हूँ, एज्यूम। सो 1/1.15, फॉर फर्स्ट ईयर इट इज 0.869, second year 0.756, third year 0.657, and fourth year 0.571। कैश इनफ्लोज मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 20, 25, 30, 35, ठीक है। तो ये मेरे पास कैश फ्लोज हैं 25, 20, 25, 30,000 एंड 35,000। दीज आर द कैश फ्लोज विच आर गिवन टू मी। तो अगर मुझे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इनका निकालना है तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों सिनेरियोज में। तो एक के केस में हमने निकाला, तो मैं डिफरेंट इंक का यूज़ कर लेता हूँ ताकि ईजी हो जाए। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, यस यही है। सो 20,000 इंटू 0.909, दैट इज 18180, सो इट इज 18180। सेकेंड है 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826, दैट इज 20650। थर्ड केस है 30,000 इंटू 0.751, दैट इज 22530। 0.683 multiplied by 35,000, that is 23905, राइट। ये वैल्यू मेरे पास बन रही है। अगर मैं टोटल करके देखूं इनका, वो भी फटाफट से कर लेते हैं। तो ये बन जाता है 85265, राइट। अब इस सिनेरियो में सेम हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। ग्रीन इंक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो 20,000 इंटू 0.869, दैट इज 17380। दूसरा आया 0.756 मल्टीप्लाइड बाय 25,000, दैट इज 18900। 0.657 इंटू 30,000, दैट इज 19710। 0.571 इंटू 35,000, दैट इज 19985, राइट। अब ये मेरे पास जो है यहाँ पर टोटल आ गया है। यहाँ पर इनका सम टोटल मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ। 19985 प्लस 19710 प्लस 18900 प्लस 17380, ये बन गया 75975। ये मेरे पास वैल्यू आ गया। अब एज पर द डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आईआरआर होता है वो डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस टू 0 हो जाएगी। अब इसमें मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 80,000 की थी। सो -80,000 इसमें से अभी करना बाकी है। ये मेरे पास एनपीवी आ गया, एनपीवी आ गया, ये आ गया 5265। एंड दूसरे केस में भी -80,000 कर देते हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगी वैल्यू 4025, -4,025। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मेरा आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू है, दैट इज रेंजिंग समवेयर बिटवीन 10 to 15%। वो 10% से 15% के बीच में वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास है, राइट। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, जो हिट एंड ट्रायल के लिए हम यूज करते हैं। सो आईआरआर वुड बी इक्वल टू व्हाट, इट वुड बी इक्वल टू जो मेरे पास लोअर रेट है, लोअर रेट यानी कि R1 यानी कि 10% है, प्लस
जो हमारे पास NPV1 यानी कि पहले के केस में NPV आया है, NPV1 हो गया, एंड फर्दर डिवाइडेड बाय NPV1 माइनस NPV2 एंड फर्दर मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1। R1 कितना मेरे पास 10%, NPV1 कितना है 5265, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई तो 5265 रहेगा। NPV1 कितना है 5265 प्लस मेरे माइनस क्या है NPV2 जो कि है माइनस 4025, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4025 मल्टीप्लाई बाय पहला जो मेरे पास रेट है ज़्यादा R2 वाला कितना है 15% है, 15 माइनस 10। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है मैंने। सो 5265 प्लस 4025 डिनोमिनेटर वाला, ये 9290 बन गया, 9290 जस्ट अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5265 एंड फर्दर डिवाइड बाय 9290, दैट इज 2.8 प्लस 10। ये मेरे पास जो परसेंटेज आई है दैट इज 12.83%। तो अप्रोक्सीमेटली जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 12.83%। कितना है वो 12.83%। तो क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व थे? सबसे पहले हमने दो रेट को यहां पर एज्यूम किया एंड वी कैलकुलेटेड द एनपीवी फॉर द सेम। उससे हमें आइडिया हो गया किन के बीच में, एंड फर्दर वी कैलकुलेटेड द वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू थी दैट इज NPV1, ये वाली वैल्यू जो है वो है NPV2। पहली जो रेट हमने डिस्काउंट की है कंसिडर की है दैट इज द R1, एंड ये 15% जो है दैट इज R2। अकॉर्डिंगली हमने ये फॉर्मूला एंड में जाकर के लगाया है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा भी आपके रेफरेंस के लिए, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू R1 plus NPV1 divided by NPV1 minus NPV2 and R2 minus R1. This formula we used and we calculated the IRR, that is the internal rate of return. Clear? Is this clear? Okay. After that, it's related to companies evaluating a project that requires an initial investment of 1 lakh rupees. The project is expected to generate profits after depreciation and tax of rupees 20,000 per year for the next 5 years. The estimated salvage value at the end of the 5 year is 10,000 rupees. Calculate the accounting rate of return based on the initial investment and based on the average investment. तो ये जो क्वेश्चन है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एंड फर्दर काफ़ी आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले ना एक मैं आपको टॉपिक करवाना चाहता हूँ, इससे पहले एक टॉपिक करवाना चाहता हूँ एंड दैट टॉपिक इज एक्चुअली रिलेटेड टू द पे बैक पीरियड। वो जो टॉपिक है वो हमारा पे बैक पीरियड से रिलेटेड है। आई फील लाइक कि वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एंड फर्दर आपको पता होना चाहिए। पे बैक पीरियड एक्चुअल में कंसेप्ट है एंड द कंसेप्ट इज समवट रिलेटेड टू कि ये वो पीरियड होता है जिसके बीच में जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया वो वापस आ जाता है, दैट इज अ पे बैक पीरियड, ठीक है। एंड ये नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, नॉन DCF मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज द पे बैक पीरियड। जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है, IRR हो गया, NPV हो गया, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है, या फिर पे बैक पीरियड विद डिस्काउंटिंग हो गया। पे बैक पीरियड अगर सिंपल में बोले तो एक एग्जांपल के थ्रू समझो, आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, पहले साल में मेरे पास 50,000 रुपए की रिटर्न आ गई, ये माइनस में है ये प्लस में है यानी कि इनफ्लो है। दूसरे साल में 40,000 की रिटर्न आ गई एंड तीसरे साल में मेरे पास 10,000 की रिटर्न आ गई। फोर्थ ईयर में मेरे पास 20,000 की रिटर्न आ गई एंड फिफ्थ ईयर में मेरे पास 5,000 रुपये की रिटर्न आ गई। अगर मुझे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो कहाँ तक पूरे हो गए। यहाँ पर ये वैल्यू 50,000 की है, यहाँ पर वो वैल्यू हो गई 90,000 रुपीज़ की, और यहाँ पर जाकर के वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होगी। तो पे बैक पीरियड जो होगा डेट विल बी 3 years इन दिस सिनेरियो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो पे बैक पीरियड होगा वो 3 साल का होने वाला है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल मेथड है कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप आसानी से देख सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम है आप उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर लो, जिसका ज़्यादा उसको ना करो। लेकिन ये पे बैक पीरियड मेथड की
लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशन सबसे पहले ये है कि ये कंसीडर नहीं करता कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। दूसरी चीज, ये पे बैक पीरियड के बाद के जो कैश फ्लोज है उनको कंसीडर नहीं करता। दिस इज अ डिसएडवांटेज, ये इसका डिसएडवांटेज है, राइट। अब इन केस अगर तीसरे साल में जो पैसे आए हैं वो आए हैं 15,000 रुपये, फिर फोर्थ ईयर में आए हैं 19,000 रुपये, तो पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? अब मुझे इतना तो पता लग गया कि पे बैक पीरियड जो है वो 2 साल से ज्यादा है, यानी कि यहां तक तो मेरे पास 90,000 हो गए। उसके बाद अगले साल अगर जाएंगे तो ये 1,05,000 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे को यहां पर देखना है कि मेरे पास जो पे बैक पीरियड है वो 2 साल तो है, लेकिन फ्रैक्शन में कितना है। सो फ्रैक्शन में इट वुड बी इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10,000 divided by 15,000, that will be equivalent to 0.666. So we can simply say कि 2.666 जो है that is the payback period, वो यहाँ पर payback period रहेगा, राइट। चलिए अभी क्वेश्चन जो है हमारा रिलेटेड टू अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं रिलेटेड टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट से सॉल्व मुझे करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ मुझे सॉल्व करना है, तो इसका फॉर्मूला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नॉट अकाउंटिंग, दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि एवरेज जो आपका एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट है, एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट, वो मेरे पास कितना है, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए कहा गया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं एवरेज, मेरे पास यहां पर एनुअल प्रॉफिट कितना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो है वो यहां पर दिया गया है। आफ्टर डेप्रिसिएशन आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो है वो 20,000 रुपीज का है। सो दिस वुड बी बेसिकली 20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,00,000 रुपए की है। ये जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास दैट इज 1,00,000 रुपीज ओवर हियर, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसके हिसाब से जो ARR बनेगा डेट विल बी 20%, वो 20% का बन जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का बेनिफिट ये होता है कि आपको एवरेजली रिटर्न बताता है कि कितनी ज़्यादा आती है। तो काफ़ी सिंपल मेथड होता है एंड अलग अलग फॉर्मुलाज यहाँ पर यूज होते हैं। जैसे कि इस केस में आपको दो फॉर्मुलाज बता रहा हूँ, एक आपको बता रहा हूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, दूसरा एवरेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी बताऊंगा, राइट। दूसरा है ARR ऑन एवरेज बेसिस, जो आपका ARR जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पर हमने बताना है, राइट, ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। इस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, इस केस में फॉर्मूला रहेगा जो आपके पास एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज आपका प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि शुरू की इन्वेस्टमेंट एंड डिवाइडेड प्लस एंड की इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट तो 20,000 का ही है, ये तो चीज सेम है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, शुरू की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1,00,000 रुपए की, एंड एंड में वैल्यू कितनी रहेगी, सैलवेज वैल्यू दी गई ना एंड में, कितनी रहेगी है 10,000 रुपीज की, ये एंड वैल्यू है। डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 55,000 इंटू 100%। तो पहले केस में तो इजिली हो गया था, अब इस केस में कितना रह गया, 20,000 डिवाइड बाय 55,000, तो ये बन गया 36.36%, 36.36%। दिस इज द आंसर रिलेटेड टू। तो अब हमने एवरेज बेसिस पर भी कैलकुलेशन समझ ली एंड फर्दर अदरवाइज भी हमने कैलकुलेशन समझ ली कि क्या क्या आपके पास रहने वाली है। क्लियर हो गया चीज, इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट वाज एक्चुअली ऑल रिलेटेड टू टुडे वीडियो।